गाइस, वेलकम टू दिस सेशन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जीएस के कुछ एमसीक्यूज, जिससे आपकी यूपीएससी की तैयारी बहुत ही बेहतर होने वाली है। सबसे जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है? सहायक गठबंधन प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हमें यहाँ पर बताना है इसमें से कितने कथन सत्य हैं। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या है? भारत में ब्रिटिश से सैन्य वर्चस्व सुनिश्चित करने के लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा सहायक गठबंधन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। सेकेंड वाला है, सहायक संधि के अनुसार भारतीय शासक ब्रिटिशों की पूर्व सहमति के बिना किसी अन्य शक्ति के साथ ना तो संधि कर सकते थे और न ही युद्ध में शामिल हो सकते थे। थर्ड वाला, इसने सैन्य सुरक्षा प्रदान करके भारतीय शासकों की क्षेत्रीय संप्रभुता को मजबूत किया। हमें इसमें से बताना है कितने कथन सत्य है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? केवल एक। इसमें केवल एक ही सही है, और वो कौन सा? सेकंड वाला सही है, ओनली फॉर सेकंड। बट इसमें जो है हमारा भारत में ब्रिटिश सैन्य वर्चस्व सुनिश्चित करने के लिए तो किसने? लॉर्ड वेलेस्ली जो थे उसने सहायक गठबंधन प्रणाली की शुरुआत की थी, ठीक है। और थर्ड वाला, इसने सैन्य सुरक्षा प्रदान करके भारतीय शासकों की क्षेत्र संप्रभुता को कमजोर किया था, ना कि मजबूत, ठीक है, जिससे ब्रिटिशों को इसके अधीन हो गया था। इसलिए हमारा इसमें से ओनली सेकंड वाला सही है, इसलिए इसका आंसर होगा केवल एक। ए आंसर होगा इसका। भारत में ब्रिटिश सैन्य वर्चस्व स्थापित करने के लिए सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत और क्रियान्वयन लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा नहीं बल्कि लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा किया गया था। सहायक गठबंधन संबंध फ्रांसीसी गवर्नर डुप्लेक्स द्वारा प्रस्तुत किया गया था और इसका पहली बार उपयोग लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। सहायक संधि के अनुसार भारतीय शासक ब्रिटिशों की पूर्व सहमति के बिना किसी अन्य शक्ति के साथ न तो संधि कर सकते थे और न ही युद्ध में शामिल हो सकते थे। यह उनकी संप्रभुता को कमजोर करने के लिए बनाया गया था। इस प्रणाली की जो भारतीय शासकों की क्षेत्रीय संप्रभुता को कमजोर कर दिया था, जिससे वे ब्रिटिश के हितों के अधीन हो गए थे। इसलिए जो हमारा थर्ड वाला वो भी सही नहीं है। हमारा क्वेश्चन नंबर है सेकंड, निम्नलिखित नीतियों उनके संबंधित गवर्नर जनरल और वायसराय के साथ मिलान कीजिए। जो हमारा इसमें यहाँ पर दे रखी है, हमें कुछ नीतियाँ दे रखी है और कुछ गवर्नर जनरल या वायसराय दे रखे हैं। हमें इसमें से बताना है कितने सही सुमेलित हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर वो क्या होगा? बी। केवल फर्स्ट और सेकंड सही है ओनली, लेकिन जो थर्ड वाला है इसमें मास्टरली निष्क्रियता की नीति है, जो वो किसकी द्वारा की गई थी? तो ये लॉर्ड जॉन लॉरेंस के द्वारा, ना कि लॉर्ड लिंटन के द्वारा। इसलिए जो हमारा थर्ड वाला इसमें सही नहीं है, ओनली फॉर फर्स्ट और सेकंड सही है। मध्य एशिया में रूसी खतरे का सामना करने के लिए लॉर्ड ऑकलैंड ने संधियों और विलयों के माध्यम से फॉरवर्ड नीति की शुरुआत की थी। इसलिए जो हमारा फर्स्ट वाला सही सुमेलित है। हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी द्वारा शुरू की गई एक विलय नीति थी, जिसका लक्ष्य प्रत्यक्ष पुरुष उत्तराधिकारी न होने की स्थिति में रियासतों पर अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करना था। इसलिए जो हमारा सेकंड वाला सही सुमेलित नहीं है। इसका कहने का मतलब ये है कि पहले ऐसा हुआ करता था कि जिस राजा का अगर कोई उत्तराधिकारी नहीं होता था, कोई पुत्र नहीं होता था, तो वो क्या अपना दत्तक पुत्र यानी गोद लिए पुत्र को अपना उत्तराधिकारी बना दिया करते थे। लेकिन डलहौजी ने इस वाली जो नीति को ख़त्म कर दिया था और इसने बोला था कि अब जो होगा वो क्या होगा कि अगर किसी का कोई दत्तक पुत्र नहीं रखा जाएगा और जो भी उसका साम्राज्य हो, किसमें? ब्रिटिश साम्राज्य में उसको ले लिया जाएगा। तो इसलिए जो इसका आंसर है वो हमारा सेकंड वाला सही सुमेलित है। सेकेंड वाले, मास्टरली इनेक्टिव की नीति लॉर्ड जॉन लॉरेंस के संबंधित थी। यह आत्मसंयम और अफगानिस्तान के अतिरिक्त मामलों में हस्तक्षेप न करने पर आधारित थी। इसलिए जो हमारा थर्ड वाला है सही सुमेलित नहीं है। हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, 18वीं शताब्दी के मध्य में बंगाल की राजनीतिक गतिशीलता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें इसमें से बताना है कितने कथन सत्य हैं। तो हमारा जो इसका आंसर हो गया क्या होगा? डी। ना तो इसमें फर्स्ट सही है और ना ही सेकंड सही है, इसमें दोनों ही रॉन्ग है, ठीक है। तो इसका जो हमारा आंसर डी होगा उसका क्या होगा? वर्ष 1760 में मीर जाफर ने कंपनी के साथ एक सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए, लेकिन ये गलत है। किसने किए थे? तो ये मीर कासिम के द्वारा कंपनी के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत उसने बर्दवान जैसे अपने क्षेत्रों को सौंप दिया और सिलट में चुनाव व्यापार का एकाधिकार कंपनी को प्रदान कर दिया था। अब इसमें मीर कासिम ने प्रशासनिक दक्षता और सैन्य तैयारियों में सुधार के लिए राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया गया था। लेकिन इसने किस लिए किया था? ब्रिटिश हस्तक्षेप से बचाने के लिए इसने जो अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया था। इसलिए इसमें दोनों ही सही नहीं, इसका आंसर डी होगा।
मीर कासिम ने वर्ष 1760 में कंपनी के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किए जिसमें बर्दवान, जो मिदनापुर और चटगांव जैसे क्षेत्रों को सौंपने एवं उनके दक्षिण भारत अभियानों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की सहमति व्यक्त की। 1760 में मीर कासिम ने कंपनी के साथ एक संधि के तहत सिलहट के चुनाव व्यापार में कंपनी को आधा हिस्सा देने पर सहमति व्यक्त की। हालांकि व्यापार पर पूर्ण अधिकार नहीं दिया गया। मीर कासिम ने कलकत्ता में कंपनी से दूरी बनाए रखने और ब्रिटिश हस्तक्षेप से बचने के लिए राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया, न कि प्रशासनिक दक्षता और वह सैन्य तैयारियों में सुधार करने के लिए। इसलिए जो हमारा सेकंड वाला है वो भी सही नहीं है। हमारा क्वेश्चन नंबर 4, बंगाल में दोहरी सरकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें यहाँ पर बताना है कि जो बंगाल में दोहरी सरकार थी उसके संबंध में हमें कितने कथन सत्य हैं। फर्स्ट ऑप्शन यह प्रणाली वर्ष 1765 में इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव द्वारा शुरू की गई थी। सेकंड वाला दोहरी प्रणाली के तहत बंगाल के नवाब ने निजामत कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण बनाए रखा, जबकि कंपनी ने दीवानी कार्यों को नियंत्रित किया। हमें इसमें से बताना है कितने सही सुमेलित हैं। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, ए। इसमें केवल जो हमारा फर्स्ट वाला सही है, लेकिन जो हमारा सेकंड वाला है दोहरी प्रणाली के तहत बंगाल के नवाब ने निजामत कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण बनाए रखा, कंपनी ने दीवानी कार्यों को नियंत्रित किया, नहीं, कंपनी ने किस पर, दोनों पर ही नियंत्रण किया हुआ था अपना कंपनी ने दोनों पर। इसलिए जो हमारा इसमें सही नहीं। वर्ष 1764 में बक्सर युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत के बाद में रॉबर्ट क्लाइव ने वर्ष 1765 में इलाहाबाद की संधि के पश्चात दोहरी शासन की प्रणाली की शुरुआत की थी। इसलिए जो हमारा फर्स्ट वाला सही है। जबकि बंगाल के नवाब ने नाम मात्र रूप से निजामत, पुलिस और न्यायिक कार्य पर नियंत्रण बनाए रखा, कंपनी ने सूबेदारों की नियुक्ति करके इसे अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित किया। इस प्रकार कंपनी का दोनों कार्यों पर महत्वपूर्ण नियंत्रण था। ठीक है, इसलिए जो हमारा इसमें सेकंड वाला सही नहीं है। हमारा क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित संधियों का मिलान उनके संबंधित एंग्लो मराठा युद्ध से कीजिए। तो हमें यहाँ पर कुछ संधियां दे रखी है और उनके कुछ युद्ध दे रखे। फर्स्ट दे रखा है बसीन की संधि, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, सेकंड दे रखा है सालबाई की संधि, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, थर्ड दे रखा है श्रीरंगपट्टनम की संधि, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। हमें इसमें से बताना है कितने सही सुमेलित हैं। तो हमारा जो इसका आंसर होगा क्या होगा, सी। इसमें तीनों ही सही है। बेसिन की संधि जो कब 1802 में पेशवा बाजीराव द्वितीय को ब्रिटिश संरक्षण में रखा गया था, जिससे उन्हें सैन्य सहायता मिली। अन्य मराठा सदस्यों ने इसका विरोध किया, जिससे द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ और मराठा स्वतंत्रता कमजोर हो गई। इसलिए जो हमारा फर्स्ट वाला सही सुमेलित है। सालबाई की संधि वो कब हुई थी, 1782 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को समाप्त कर यथास्थिति बहाल की गई। अंग्रेजों ने सालसेट को अपने पास रखा और मराठों ने माधवराव द्वितीय को पेशवा के रूप में मान्यता दी, जिससे 20 वर्षों तक शांति बनी रही। इसलिए जो हमारा सेकंड वाला वो सही है। जो मंदसौर की संधि है वो कब हुई थी, 1818 में। तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध का अंत हुआ, अंग्रेजों ने इंदौर के होलकर को हराया, मराठा संघ की शक्ति को भंग किया और कई क्षेत्रों में कब्जा कर लिया, जिससे भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व मजबूत हुआ। श्रीरंगपट्टनम की संधि जो कब हुई थी, 1792 में हुई थी। तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में मैसूर की हार के बाद संपन्न हुई। इस संधि में टीपू सुल्तान ने अपना आधा क्षेत्र सौंप दिया और क्षतिपूर्ण का भुगतान किया, जिससे मैसूर की शक्ति में उल्लेखनीय कमी आई। इसलिए जो हमारा थर्ड वाला है ये भी सही सुमेलित है। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, लहासा संधि 1904 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से हमें बताना है कितने कथन सही सुमेलित है। तो इसका जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है क्या है, इस संधि के माध्यम से क्या है, ज्ञानतशे और गारटोक में बाजार खोलकर ब्रिटिश व्यापारिक प्रभाव को सुदृढ़ किया गया। सेकंड वाला भुगतान की सुरक्षा के रूप में चुंबी घाटी पर 75 वर्षों तक भारत सरकार का कब्जा रहेगा। थर्ड वाला तिब्बत ने क्षेत्र में संपर्क बढ़ाने के लिए ब्रिटेन को रेलवे और टेलीग्राफ रियायतें देने पर सहमति व्यक्त की। हमें इसमें से बताना है कितने सही सुमेलित हैं। तो इसका जो हमारा आंसर होगा क्या होगा, केवल 2। इसमें केवल 2 सही है। कौन सा, फर्स्ट और सेकंड। लेकिन जो हमारा थर्ड वाला है उसने क्या किया था, उसमें तिब्बत ने क्षेत्र में संपर्क बढ़ाने के लिए ब्रिटेन को रेलवे और टेलीग्राम रियायतों पर क्या किया था, प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, इसलिए जो हमारा इसमें ओनली 2 सही है। कौन सा, फर्स्ट और सेकंड। इसमें जो हमारा है लहासा की संधि कब हुई थी, 1904 द्वारा यातुंग ग्यात्से और गारटोक
जो व्यापार के लिए बाजार खोलने का उद्देश्य ब्रिटिश वाणिज्यिक प्रभाव को बढ़ा देना और तिब्बत के साथ मजबूत व्यापारिक संबंध स्थापित करना था। यह प्रावधान तिब्बत को ब्रिटिश भारत की आर्थिक कक्षा में एकीकृत करने में महत्वपूर्ण था। चुंबी घाटी जो थी वो भूटान और सिक्किम के बीच एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसे क्षतिपूर्ति के लिए समपार्श्विक के रूप में कब्जा किया जाना था। इसकी रणनीतिक स्थिति ने तिब्बत पर सैन्य और राजनीतिक प्रभाव बनाए रखने के लिए ब्रिटेन की इच्छा पर जोर दिया। भुगतान के लिए समपार्श्विक के रूप में भारत सरकार भूटान और सिक्किम के बीच स्थित रणनीतिक क्षेत्र चुंबी घाटी पर 75 वर्षों की अवधि के लिए अस्थायी रूप से कब्जा करेगी। इस संधि ने तिब्बत को ब्रिटेन सहित किसी भी विदेशी शक्ति को रेलवे, सड़क या टेलीग्राफ के लिए कोई भी रियायत देने से स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित कर दिया था। इसने रूस जैसी प्रतिद्वंदी शक्तियों को क्षेत्र में प्रवेश करने से रोकते हुए ब्रिटिश प्रभुत्व को सुनिश्चित किया था। इसलिए जो हमारा थर्ड वाला वो भी सही नहीं है। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स GOF के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें इसमें से बताना कितने सही नहीं है। तो इसका जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, भारत ने शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2012 में ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया जिसमें 20 सदस्य देश शामिल है। सेकेंड वाला है, GOF प्रतिवर्ष अपने सदस्यों की 2 बैठकें बुलाएगा, अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए सूचित करने और समर्थक जुटाने के लिए प्रतिवर्ष एक कार्यक्रम का आयोजन और मेजबानी करेगा। हमें इसमें से बताना कितने सही नहीं है। तो हमारा जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, केवल एक। इसमें केवल एक सही नहीं है और वो कौन सा वाला सही नहीं है, तो इसमें जो हमारा फर्स्ट वाला सही नहीं है, जो हमारा सेकंड वाला है वो सही है। इसमें भारत ने शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही बढ़ाने के लिए जो 16 दिसंबर 2022 को ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया जिसमें कितने 40 सदस्य देश शामिल थे। इसलिए जो हमारा ये फर्स्ट वाला सही नहीं है। 16 दिसंबर 2022 को भारत ने शांति सैनिकों के विरुद्ध अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ा देने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया जिसमें कितने 40 सदस्य देश शामिल थे। इसलिए फर्स्ट वाला सही नहीं है। यह सदस्य देशों से अंतर्राष्ट्रीय दायित्व के अनुरूप शांति रक्षकों, ब्लू हेलमेट के विरुद्ध किए गए अपराध के अपराधियों की जांच, गिरफ्तारी और मुकदमा चलाने एवं व्यवहारिक रूप से UNSC के भीतर तथा बाहर दोनों जगहों पर जवाबदेहिता को बढ़ावा देने का आह्वान करता है। GOF है जो है हमारा प्रतिवर्ष सदस्यों की 2 बैठकें आयोजित करेगा, शांति रक्षकों के विरुद्ध अपराध हेतु जवाबदेहिता को बढ़ावा देने के लिए सहायकों को सूचित करने और प्रेरित करने के लिए प्रतिवर्ष एक कार्यक्रम का आयोजन करेगा। इसलिए जो हमारा सेकंड वाला है वो सही है। हमारा क्वेश्चन नंबर 8, कभी कभी समाचारों में उल्लेखित पद जो कल काड़ल है ये किससे संबंधित है? कल काढ़ल, तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, तटीय बाढ़ की घटना। ये तटीय बाढ़ की घटना से संबंधित है। कल काडल नाम की ऊंची समुद्री लहरों के कारण केरल के कई तटीय इलाकों के सैकड़ों घरों में पानी भर गया है। कल काडल का तात्पर्य प्री मानसून सीजन अप्रैल मई के दौरान और कभी कभी भारत के दक्षिण पश्चिम तट पर मानसून के बाद की लहरों के कारण होने वाली तटीय बाढ़ से है। स्थानीय मछुआरों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द कल काडल 2 मलयालम शब्दों से मिलकर बना है जिनमें कल्लन और काडल शामिल है। कल्लन का अर्थ होता है चोर और काडल का अर्थ होता है समुद्र, अर्थात इसका अर्थ है समुद्र का चोर है। इसलिए जो हमारा सी वाला सही है। हमारा क्वेश्चन नंबर है 9, बीमा युग्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें इसमें से बताना कितने सही सुमेलित हैं। तो फर्स्ट इसका ऑप्शन है बीमा युग्म एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस प्रोटोकॉल है जो भारत में बीमा का सार्वभौमिकीकरण करेगा। इस प्रोटोकॉल को इंडिया एक्सचेंज जो है उससे जोड़ा जाएगा। सेकेंड वाला यह भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI द्वारा अनुमोदित है। तो हमें इसमें से बताना कितने सही सुमेलित है। तो हमारा जो इसका आंसर होगा क्या होगा, सी। इसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है। बीमा युग्म एक इलेक्ट्रॉनिक जो मार्केट प्लेस प्रोटोकॉल है जो भारत में बीमा का सार्वभौमिकीकरण करेगा। इस प्रोटोकॉल को इंडिया एक्सचेंज से जोड़ा जाएगा। ठीक है, इसलिए फर्स्ट वाला हमारा सही है। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने बीमा युग्म
जो सुगम की स्थापना को मंजूरी दे दी, इसलिए जो हमारा सेकंड वाला वो भी सही है। यह उन सभी कंपनियों को शामिल करेगा जो एक छत के नीचे जीवन एवं गैर जीवन बीमा उत्पाद प्रस्तुत करती है। बीमा सुगम एक एकीकृत मंच के रूप में कार्य करेगा, सरकारी डेटाबेस बीमाकर्ताओं और मध्यस्थों तथा बीमा रिपोजिटरी है उनके साथ एकीकृत होगा। यह ग्राहक विवरण प्राप्त करेगा, उत्पाद की जानकारी प्रदान करेगा और साथ ही बीमा पॉलिसियों की खरीद एवं सर्विसिंग की सुविधा भी प्रदान करेगा। एकल इंटरफेस के रूप में कार्य करते हुए यह ग्राहकों के मध्यस्थों और एजेंटों को एकीकृत करेगा, जिससे उन्हें विभिन्न बीमाकर्ताओं जीवन, स्वास्थ्य, गैर जीवन से जुड़ने के साथ साथ लेन देन करने में भी सक्षम बनाया जा सकेगा। ग्राहकों के लिए लाभ: बीमा पॉलिसी इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में उपलब्ध है, जिससे भौतिक दस्तावेजों पर निर्भरता कम हो जाती है। बीमा सुगम का लक्ष्य प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए प्रशासनिक लागत को कम करके जीवन बीमा को अधिक किफायती बनाना है। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। गेहूं ब्लास्ट रोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से हमें बताना है कितने सही सुमेलित हैं। वर्ष 2016 में जो बांग्लादेश में गेहूं ब्लास्ट रोग से बचाव के कारण पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में गेहूं की खेती पर 2 वर्षों तक प्रतिबंध लगा दिया गया था। सेकेंड वाला है, गेहूं ब्लास्ट रोग एक फंगल संक्रमण है जो मैग्नापोर्थे ओरिजे ट्रिकम जो एमोटी कवक के कारण होता है, जो मुख्य रूप से गेहूं की फसल को प्रभावित करता है। हमें इसमें से बताना है कितने सही सुमेलित हैं। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? सी। इसमें दोनों ही सही है। गेहूं ब्लास्ट रोग वर्ष 2016 में बांग्लादेश में गेहूं ब्लास्ट रोग के फैलने के कारण पश्चिम बंगाल में के जो मुर्शिदाबाद और नादिया जिलों सहित सीमावर्ती क्षेत्रों में भी गेहूं की खेती पर 2 वर्ष तक अधिकारित प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसने वहां के किसानों को वैकल्पिक फसलें तलाशने के लिए प्रेरित किया था। तो हमारा फर्स्ट वाला सही है। गेहूं ब्लास्ट रोग एक फंगल संक्रमण है जो मैग्नापोर्थे ओराइजी ट्रिकम कवक के कारण होता है, जो मुख्य रूप से गेहूं की फसलों को प्रभावित करता है, इसलिए जो हमारा सेकंड वाला वो भी सही है। यह गेहूं की बालियों, पत्तियों, तनों पर बड़े घावों के रूप में दिखाई देता है, जिससे उपज को गंभीर नुकसान होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको हमारा सेशन अच्छा लगा हो। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा तो आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।